India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संवेदनशील मामलों में बेंचों के बदलाव के बारे में दुष्यंत दवे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र। कहा, लिस्टिंग नियमों की अनदेखी की गई। सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर हैं, ऐसी प्रथा संस्थान के लिए सही नहीं है। निजी डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती पर दिशा निर्देश तैयार करने में केंद्र की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। केंद्र ने दिया आश्वासन, दिशा निर्देश अगले हफ्ते तक होगा तैयार। आर्बिट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू। गैर हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता में अजनबी नहीं माना जा सकता। बीमा दावों के लिए आयुष को एलोपैथी के बराबर माने, समान राशि तय करें। मद्रास उच्च न्यायालय ने IRDAI से कहा। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में संवेदनशील मामलों में बेंच बदलने पर आपत्ति जताई है। दवे ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि वक्त मांगने के बावजूद मैं सीजेआई से मिल नहीं सका, इसलिए ये पत्र सार्वजनिक तौर पर लिख रहा हूं। दवे ने दावा किया कि कुछ पीठों द्वारा कई मामलों को स्थानांतरित कर दिया गया और उन्हें अन्य पीठों के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के नियमों और हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उल्लंघन है। दवे ने कहा कि सीजेआई मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और ऐसी प्रथा संस्थान के लिए सही नहीं है। वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित संवेदनशील मामलों को सूचीबद्ध करने पर नाराजगी व्यक्त की है। प्रधान न्यायाधीश को संबोधित खुले पत्र में दवे ने दावा किया कि कुछ पीठों द्वारा सुने जा रहे कई मामलों को उच्चतम न्यायालय के नियमों और हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का उल्लंघन करते हुए अन्य पीठों के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया। पत्र में कहा गया है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई ऐसे मामलों को देखा है जो पहली बार सूचीबद्ध होने पर विभिन्न माननीय पीठों के समक्ष सूचीबद्ध थे और या जिनमें नोटिस जारी किया गया था उन्हें उन माननीय पीठों से हटाकर अन्य माननीय पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। पहला कोरम उपलब्ध होने के बावजूद मामलों को माननीय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता दूसरा कोरम करता है। कोर्ट नंबर 2, 4, 6, 7 के समक्ष सूचीबद्ध मामलों को अन्य माननीय पीठों के समक्ष स्थानांतरित कर दिया गया है और नियमों, प्रैक्टिस और कार्यालय प्रक्रिया पर हैंडबुक के ऊपर उल्लेखित और स्थापित प्रैक्टिस और कन्वेंशन की स्पष्ट अवहेलना की गई है। दवे ने कहा कि इस तरह स्थानांतरित किए गए मामलों में मानवाधिकार, संवैधानिक संसाधनों के कामकाज, लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के प्रश्न शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करने में पहले कोरम की वरिष्ठता को भी नजरअंदाज किया जा रहा है।
पत्र में कहा गया है कि हमारा ध्यान बार के सम्मानित सहयोगियों, वरिष्ठों और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड द्वारा उन विभिन्न मामलों के बारे में भी आकर्षित किया गया है जिनमें वो कई मौके पर पहली बार पेश हुए हैं। बाद में मामलों को विभिन्न पीठों के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है। दवे ने कहा कि मेरे लिए इन मामलों को गिनाना उचित नहीं होगा क्योंकि उनमें से कई लंबित हैं। इस संबंध में उन्होंने हैंडबुक ऑन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ कोर्ट के प्रावधान पर प्रकाश डाला, जो सीजेआई को रोस्टर को बदलने और किसी भी न्यायाधीश को आवंटित करने और सौंपने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है। दवे ने कहा कि हालांकि सीजेआई केवल परंपरा के अनुसार शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और यदि रोस्टर के अनुसार कोरम उपलब्ध है तो प्रधान न्यायाधीश उपलब्ध कोरम के समक्ष किसी भी मामले को ले जाने और इसे दूसरे के समक्ष रखने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रथा संस्थान के लिए अच्छी नहीं है और इसलिए सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब वरिष्ठ अधिवक्ता ने खुली अदालत में टिप्पणी की थी कि न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पहले सुने गए मामले को गलत तरीके से न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ को स्थानांतरित किया जा रहा है, जो न्यायमूर्ति बोस से जूनियर हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम द्वारा अनुशंसित न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी से संबंधित मामले को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ से हटा दिया गया था, जो मामले की सुनवाई कर रही थी। जस्टिस कौल खुद भी इससे खुश नहीं थे। उन्होंने मंगलवार को स्पष्ट किया कि फिल्म को हटाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि सीजेआई को नाम हटाए जाने के बारे में पता हो सकता है और सुझाव दिया कि कुछ मामलों को अनकहा छोड़ देना बेहतर है। ब्यूरो रिपोर्ट। और उधर व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों की तलाशी जब्ती के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने सूचित किया कि एक समिति का गठन किया गया है और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश तैयार करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया कि दिशा निर्देश अगले सप्ताह तक तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अदालत ने मामले को 14 दिसंबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। वादी ने कहा कि जांच एजेंसियों की बेलगाम कार्रवाई से निजता का तो हनन हो ही रहा है, लोग परेशान भी किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती को नियंत्रण करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने में केंद्र सरकार द्वारा देरी पर अपना असंतोष जाहिर किया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वी राजू ने सूचित किया कि एक समिति का गठन किया गया है और केंद्र सरकार को दिशा निर्देश तैयार करने के लिए और समय की आवश्यकता होगी। एएसजी ने कहा कि सकारात्मक काम चल रहा है। न्यायमूर्ति कौल ने हालांकि इस तरह के दिशा निर्देशों की मांग करते हुए शीर्ष अदालत के समक्ष याचिका दायर करने के बाद से सरकार द्वारा 2 साल की देरी पर सवाल उठाया। जस्टिस कौल ने कहा, हमने नोटिस कब जारी किया, कुछ समय सीमा का पालन करना होगा। 2 साल बीत गए मिस्टर राजू। शीर्ष अदालत कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की खोज और जब्ती के लिए आवश्यक तंत्र के संबंध में 2 PIL याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। एक याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने दायर की थी, जिसमें इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों को जब्त करने के लिए बेलगाम शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें एक नागरिक के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन का बहुत कुछ नहीं तो बहुत कुछ है। याचिका में कहा गया है कि हाल के दिनों में जिन लोगों के पास से इस तरह के उपकरण जब्त किए गए हैं वो अकादमिक क्षेत्र से हैं या प्रतिष्ठित लेखक हैं। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को शिक्षाविदों की याचिका पर एक नया जवाब दाखिल करने के लिए कहा था, ये पाते हुए कि उसका जवाबी हलफनामा अधूरा और संतोषजनक नहीं था।
उस साल नवंबर में अदालत ने उक्त जवाब दाखिल नहीं करने के लिए सरकार पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। जब मामला बुधवार को सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने दिशा निर्देशों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। ये सुझाव देते हुए कि पूरी सामग्री को जब्त करने की बजाय उपकरणों पर आवश्यक डेटा की प्रतियां ली जा सकती हैं। रामकृष्णन ने बताया कि हाल ही में न्यूज क्लिक मामले के संबंध में 300 पत्रकारों पर छापा मारा गया था और अदालत से अंतरिम दिशा निर्देश निर्धारित करने पर विचार करने को कहा गया। अदालत ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। दिशा निर्देशों के निर्माण के बारे में सरकार के आश्वासन के बारे में संदेह व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मध्यस्थता या आर्बिट्रेशन पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होता है। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि गैर हस्ताक्षरकर्ता पार्टियों, हस्ताक्षरकर्ता जो कि कंपनियों के एक ही समूह से संबंधित इकाई हो, उनके साथ संबंधों के आधार पर मध्यस्थ विवाद के लिए अजनबी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि कंपनियों के समूह का सिद्धांत भारत में मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होगा। कंपनियों का समूह सिद्धांत कहता है कि एक कंपनी जो मध्यस्थता समझौते के लिए गैर हस्ताक्षर करता है, समझौते से बाध्य होगी अगर ऐसी कंपनी उसी समूह की कंपनियों की सदस्य है जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। सिद्धांत ये मानता है कि मध्यस्थता समझौते के पक्ष पारस्परिक रूप से ऐसे गैर हस्ताक्षरकर्ता के लिए बाध्य होने का इरादा रखते हैं। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा, न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि हस्ताक्षरकर्ता के साथ उनके संबंधों और वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न होने के आधार पर गैर हस्ताक्षरकर्ता पक्षों को मध्यस्थता के तहत विवाद के लिए अजनबी नहीं माना जा सकता। ये फैसला मध्यस्थता कार्यवाही से उत्पन्न एक मामले में आया है। पीठ द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया गया। क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 में पढ़ा जाना चाहिए या क्या ये किसी भी वैधानिक प्रावधान से स्वतंत्र भारतीय न्याय शास्त्र में मौजूद हो सकता है? क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को एकल आर्थिक वास्तविकता के सिद्धांत के आधार पर लागू किया जाना चाहिए? क्या कंपनियों के समूह के सिद्धांत को पार्टियों के बीच निहित सहमति या मध्यस्थता के इरादे की व्याख्या करने के साधन के रूप में माना जाना चाहिए? अदालत ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता अनुबंध का मामला है और सहमति सर्वोपरि। किसी को भी उनकी सहमति के बिना मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि अदालतों को ये निर्धारित करना होगा कि मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले का इरादा हस्ताक्षरकर्ता के साथ कानूनी संबंध बनाना है या नहीं, और क्या वो मध्यस्थता समझौते से बाध्य होने के लिए सहमत है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 7A का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने जोर देकर कहा कि मध्यस्थता संविदात्मक है, लेकिन पार्टियों के लिए हस्ताक्षरकर्ता होना आवश्यक नहीं है कि वो इसके द्वारा बाध्य हों। अदालत ने एक संतुलित दृष्टिकोण का आह्वान किया, इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता समझौते में किसी को शामिल नहीं करने के पार्टियों के फैसले को दरकिनार नहीं करना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आइए समझते हैं कि मध्यस्थता में ग्रुप ऑफ कंपनी की थ्योरी क्या है। इंडिया लीगल की वेब रिपोर्टर इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। A constitution bench of the Supreme Court, led by Chief Justice DY Chandrachud, ने अभी निर्णय दिया है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉन सिग्नेटरीज को बाइंड कर सकती है ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन से। ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन बताता है कि नॉन सिग्नेटरी कंपनी भी बाउंड होती है
एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से, अगर वो उस ग्रुप ऑफ कंपनीज का मेंबर है जिसने वो एग्रीमेंट साइन किया है। कोर्ट ने बताया कि ग्रुप ऑफ कंपनीज डॉक्ट्रिन इंडियन आर्बिट्रेशन जूरिस्प्रूडेंस में लागू होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पार्टीज की इंटेंशन पता लग सकती है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में जिसमें अनेक पार्टीज और एग्रीमेंट्स है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बताया कि एक सिग्नेचर एक पार्टी की कंसेंट दर्शाने के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु जिन्होंने एग्रीमेंट साइन ना किया हो वो उसका हिस्सा नहीं है, वह अनुचित है। नागरिकता अधिनियम या CAA की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। इस दौरान वादी के वकील श्याम दीवान ने कहा कि असम में लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। वहीं CJI ने कहा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारत के रोल के संदर्भ में इस प्रावधान को देखें। कुछ मानवतावादी दृष्टिकोण भी इससे जुड़ा हुआ था। नागरिकता अधिनियम या CAA की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान CJI की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि धारा 6A को बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के आलोक में देखा जाना चाहिए। CJI ने कहा कि अगर संसद केवल अवैध अप्रवासियों के एक समूह को रियायत दे देती है तो ये एक अलग स्थिति होगी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धारा 6A एक ऐसे बिंदु पर लागू की गई थी जो हमारे इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। CJI का मानना था कि भारत भी उतना ही युद्ध का हिस्सा था जितना बांग्लादेश था। ऐसे में उस समय संसद उस दौरान लोगों के हुए अप्रवास को पूरी तरीके से अवैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये कुछ मानवतावादी दृष्टिकोण भी जुड़ा हुआ था। इसके अलावा उस समय के पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पर किए गए अत्याचारों के आधार पर मानवीय था। यही कारण है कि भारत ने हस्तक्षेप किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वो ये नहीं देख रही है कि आज क्या हो रहा है या समझौते के बाद क्या हो रहा है, लेकिन उस समय अवधि में जो अब के समय में स्थिर हो गई है, बाद में जो हुआ हम उसके आधार पर धारा 6A की वैधता पर फैसला नहीं दे सकते। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के प्रावधान से असम में लोगों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जनसांख्यिकी पर आक्रमण हुआ है। हालांकि CJI ने कहा कि अदालत संवैधानिक वैधता के सवाल पर विचार कर रही है और इसलिए उसे ये देखना होगा कि क्या 6A का प्रभाव ऐसा था कि 1966 से 71 के बीच 6A के संचालन से असम की सांस्कृतिक पहचान में आमूलचूल बदलाव आया। CJI ने पूछा कि क्या ये दिखाने के लिए कुछ है कि 1966 से 71 के बीच घुसपैठ 6A से सीधे प्रभावित हुई थी, क्योंकि CAA प्रावधान लागू करने का सवाल नहीं है, ये केवल वैधता का सवाल है। CJI ने कहा कि 1966 से 71 के बीच आने वाले किसी व्यक्ति की कोई आकांक्षा नहीं थी कि उन्हें नागरिकता दी जाएगी, वो सभी बस आ गए। दीवान ने कहा कि ये समझौता एक राजनीतिक समझौता है। CJI ने जवाब देते हुए कहा कि कानून ने केवल उस राजनीतिक समझौते को लागू किया है। उन्होंने कहा कि आपके पास कोर्ट के सामने ये बताने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि 1966 से 71 के बीच आए लोगों को दिए गए लाभ का प्रभाव इतना बड़ा था कि राज्य की जनसांख्यिकी या सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हुई थी। हालांकि कोर्ट इस मामले पर बुधवार को भी सुनवाई जारी रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।
और उधर दिल्ली की नई शराब नीति घोटाला मामले में आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। संजय सिंह के वकील ने जमानत की मांग की और कहा कि उनकी तरफ से कहा कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता होने के नाते देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है। संजय सिंह की तरफ से कहा गया कि 15 महीने तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं था, न ही कोई पूछताछ हुई, फिलहाल कोई दस्तावेज भी नहीं है। यहां तक कि ईडी द्वारा दाखिल की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम नहीं था और तो और गिरफ्तारी से पहले कोई आरोप भी नहीं था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में भी मेरा नाम नहीं था। अब एजेंसी ने मुझे मुख्य साजिशकर्ता बता दिया। वहीं जांच एजेंसी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उस चार्जशीट में 2 करोड़ संजय सिंह को कंपनियों से मिलने के बारे में एक बात भी नहीं कही गई। संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, जो शख्स कभी इस केस में आरोपी था उसके बयान की कितनी विश्वसनीयता है? क्या ये माना जा सकता है कि बिना किसी दबाव प्रलोभन के उसने संजय सिंह के खिलाफ बयान दिया है? संजय सिंह के वकील ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के अप्रूवर बनते ही चंदन रेड्डी 4 अक्टूबर को अपनी याचिका वापस लेता है और फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई जारी रहेगी। अगली तारीख पर ईडी अपनी दलील रखेगी। उधर मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण या IRDAI को बीमा दावों से निपटते समय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी आयुष उपचारों को एलोपैथी के बराबर मानने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश ने 21 नवंबर को पारित एक आदेश में कहा कि बीमा कंपनियों की ओर से आयुष उपचारों पर एलोपैथी को प्राथमिकता देना या किसी की बीमा योजना में आयुष और एलोपैथी उपचार के लिए अलग अलग अधिकतम सीमा और प्रतिपूर्ति राशि तय करना भेदभावपूर्ण है। न्यायाधीश ने कहा कि चिकित्सा उपचार से गुजर रहे बीमा धारक को आयुष के तहत अनुशंसित एलोपैथी या पारंपरिक उपचार को चुनने का अधिकार है। न्यायमूर्ति वेंकटेश ने IRDAI को याद दिलाया कि कोविड-19 महामारी के दौरान जब स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक बोझ था और वो दिन रात आपातकालीन मामलों का इलाज कर रहे थे, तब चिकित्सकों ने हल्के संक्रमण वाले लोगों के लिए पारंपरिक उपचार, घरेलू उपचार और आयुष उपचार की सिफारिश की थी। अदालत ने कहा, ऐसी परिस्थितियों में सीमा को प्रतिबंधित करना उचित नहीं होगा और इस तरह पॉलिसी धारकों को आयुष अस्पतालों में उनके द्वारा खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने से वंचित किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.